कई सराहनीय कदम। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ। कोरोना काल में अनाथ बच्चों के मसीहा बने सीएम धामी। उत्तराखंड में बीजेपी ओबीसी मोर्चा पदाधिकारियों ने पीएम मोदी का जताया आभार। पीएम ने पिछड़ा वर्ग आयोग को दिया संवैधानिक दर्जा। सैकड़ों छात्रों को स्वास्थ्य क्षेत्र में मिलेगा मौका। चुनाव नजदीक आते ही चढ़ा सियासी पारा। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस का सत्ता में आने का सपना कभी नहीं होगा पूरा। उत्तराखंड में खुले 9वीं से कक्षा 12वीं तक के स्कूल गेट पर छात्रों की हो रही थर्मल स्कैनिंग। पहले दिन स्कूल में छात्रों की संख्या नहीं कम। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। कोरोना महामारी ने पूरे देश में जैसे भूचाल ला दिया है। इसके चलते कितने लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया, कितने लोग अनाथ हो गए। ऐसे में उत्तराखंड के सीएम धामी उन बच्चों के मामा बने और रेखा आर्य बुआ बनी। ये रिपोर्ट देखिए। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने सत्ता में आने के बाद से ही कई सराहनीय कदम उठाए। उनमें से एक है वात्सल्य योजना का शुभारंभ, जो आज किया गया। साथ ही कोविड-19 या अन्य बीमारियों से माता पिता या संरक्षक की मृत्यु से प्रभावित बच्चों के कल्याण के लिए उत्तराखंड सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना का भी शुभारंभ किया। योजना के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और अन्य अधिकारी गण भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पहले चरण में लाभार्थी बच्चों को हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। सभी लाभार्थी बच्चों को आर्थिक सहायता के साथ साथ उनकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। 2300 बच्चे इससे सीधे सीधे लाभान्वित होंगे और आज हमने 1062 बच्चों को सीधे सीधे यहाँ डीबीटी के माध्यम से 3,000 रुपये उनके खातों में ट्रांसफ़र किए हैं और बाद में सरकार जो है उनके शिक्षा के लिए, उनके खाद्यान्न के लिए और भी जो व्यवस्थाएं होंगी समय समय पर हम उसके लिए करते रहेंगे। और इन बच्चों को जो सही मायने में जो उनकी माँ बाप के जाने के बाद, परिवार के उनके गार्जियन के जाने के बाद जो भरपाई है वो तो मुश्किल है, लेकिन सरकार जो है उनको हर संभव से वो वात्सल्य देने का काम करेंगी। वात्सल्य योजना का एक ही मत है, एक ही ध्येय है कि किस प्रकार से हम जो कोविड में अनाथ हुए बच्चे हैं उनसे हम कनेक्ट हो सके, उनका हम सहारा बन सके। सरकार ने बड़ा ही मार्मिक और संवेदनशील चेहरा आज यहाँ प्रस्तुत किया है और सरकार सीधे सीधे उनके माँ बाप की भूमिका में उतरते हुए उनको सहारा देने का काम करी है। सरकार इस वात्सल्य योजना के माध्यम से 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रति बच्चा देने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ। अनाथ बच्चों के मामा बने सीएम धामी। पहले चरण में बच्चों को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए। लाभार्थी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी। बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए समस्त जिला अधिकारियों को प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, चल अचल संपत्ति एवं उत्तराधिकारों की रक्षा के लिए संरक्षक अधिकारी नामित किए जाएंगे। संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, चल अचल संपत्ति एवं उत्तराधिकारों, विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु लागू हुई है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, सीएम वात्सल्य योजना के अवसर पर कुल 1062 बच्चों को माह जुलाई की 3,000 की धनराशि डीबीटी के माध्यम से दी गई। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने हमारे बच्चों के बारे में सोचा कि हम लोगों के लिए इतना सब कुछ सोच रहे हैं, आगे हमारे बच्चों के लिए सोच रहे हैं, कि बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। मैं उसको बहुत अच्छे रूप से देख रही हूँ क्योंकि इससे मेरे बच्चों को बहुत बड़ा सहारा मिला है। जैसे उनके फादर एक्सपायर हो गया, हमें लगा कि अब हमारे लिए आगे सब कुछ ख़त्म हो गया है, बट इस वात्सल्य योजना से हमें मतलब किसी के आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और ये सरकार द्वारा हमें इतना अच्छा ये योजना उन्होंने बनाई है कि हमारे बच्चे आगे कुछ कर पाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इन सराहनीय कदमों के कारण हर तरफ उनकी प्रशंसा हो रही है। न केवल प्रशंसा बल्कि अब उत्तराखंड की जनता सीएम के इन कदमों के लिए उनका धन्यवाद भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज।
पिछड़े वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं में 27% आरक्षण दिए जाने पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी ओबीसी मोर्चा पदाधिकारियों ने मोदी सरकार का आभार जताया। उन्होंने इसे बीजेपी सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताया, जिससे सैकड़ों छात्रों को अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पहले से ज्यादा मौका मिलेगा। वे हरिद्वार ग्रामीण सीट से विधायक और कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण स्वास्थ्य सेवाओं में दिया। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट ने 27 मंत्रियों को सम्मान भी दिया है। की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास, इस नारे को माननीय मोदी जी ज़मीन पर उतार रहे हैं और लोग इस चीज़ का अनुभव भी कर रहे हैं। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति हो, चाहे प्रदेश स्तर की राजनीति हो, वो सबका ध्यान रखते हैं कौन किस समाज का व्यक्ति है, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। तो निश्चित रूप से 7 सालों के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें हमें दिखाई भी दे रहे हैं। नहीं तो पहले चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे दूसरे क्षेत्र हो, उसमें कुछ विशेष लोग ही दिखाई देते थे। वेद मंदिर आश्रम माननीय स्वामी यतीश्वरानंद जी के मंत्री जी के आश्रम में उपस्थित हैं और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया है, उसी के उपलक्ष्य में हमने आज प्रेस वार्ता रखी है और उनको धन्यवाद आभार जताने के लिए। और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने MBBS में 1500 शिक्षार्थियों को लाभ मिलेगा और जो 2500 पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो विद्यार्थी होंगे उनको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर ये 4000 सीटें हैं। उस एजेंडे को लेकर माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा हमारे ओबीसी समाज के प्रदेश स्तर पर उत्तराखंड में चुनाव नजदीक है, लिहाजा सियासी पारा अभी चढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते आज कांग्रेस पार्टी का ये हाल हुआ है और इस समय कांग्रेस पार्टी भारी दबाव में है। उत्तराखंड में जिस तरह के हालात हैं उससे ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस का सत्ता में आने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए 5 अध्यक्ष बनाए हैं, लेकिन कांग्रेस चाहे तो उत्तराखंड के 13 जिलों में 13 अध्यक्ष बना ले, लेकिन फिर भी कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन मुझे तरस आता है कांग्रेस पर। इतनी पुरानी कांग्रेस जो इस बात का दावा करती है कि हम इतने पुराने दल, जिनके अपने दल का संविधान भी है, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के खून में ही रची बसी है। राजनीति में आज उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को तुष्टीकरण के माध्यम से कैसे हम संतुष्ट कर सकते हैं, इसका अभियान चलाया है। मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। वो उन्होंने आज 5 अध्यक्ष बनाए हैं प्रदेश के। वैसे तो उनका अंदरूनी मामला है। मैं उनको एक सुझाव देता हूँ कि वो अगर उनको तुष्टीकरण ही करना है, सबको संतुष्टि करना है, तो उन्होंने 5 बना दिए। कुल मिला के उत्तराखंड के 13 ज़िले हैं, 7 और बना दें तो हर ज़िले का एक प्रदेश अध्यक्ष हो जाएगा। क्यों आप और ज़िलों को नाराज़ करते हैं? तो चुनाव नजदीक आते ही सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सुरेश भट्ट का कहना है कि कांग्रेस का सत्ता में आने का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए 5 अध्यक्ष बनाए हैं, लेकिन कांग्रेस चाहे तो उत्तराखंड के 13 जिलों में 13 अध्यक्ष बना ले, लेकिन फिर भी कुछ बदलने वाला नहीं है। तो उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले ही सियासी पारा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कांग्रेस पर हमला बोला है।
उत्तराखंड बिजनौरी महासभा द्वारा ऋषिकुल आयुर्वेद हॉस्पिटल के सभागार में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही सम्मान स्वरूप सिक्कों से तोला गया और कार्यक्रम के दौरान कई कोरोना वॉरियर्स को मुख्य अतिथि ने प्रमाण पत्र और माल्यार्पण कर सम्मानित भी किया। के अध्यक्ष डॉक्टर HK सिंह जी, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज उन्होंने जो हमारा कोरोना के समय में जो फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में जिन लोगों ने समाज की सेवा की, जनता की सेवा की, उनको सम्मानित करने का ये जो आयोजन किया है, ये बधाई के पात्र हैं। और जो हमारी ये बिजनौरी महासभा है, ये समय समय पर गरीबों की सेवा के लिए, चाहे कोई हमारा त्यौहार हो, हर वर्ष, क्योंकि होली हमारा त्यौहार भाईचारे का त्यौहार है, पिछले 10-12 सालों से मैं लगातार इनको देखता हूं और हर बार मेरे पास निमंत्रण भी आता है कार्यक्रम का। सम्मान समारोह है आज आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमने कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने हरिद्वार के अंदर ग्रास रूट लेवल पे जाके लोगों की हेल्प की है, बिल्कुल अपनी जान को जोखिम पे डालकर, तथा जो हमारे कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी हैं, उनका सम्मान भी हमें करना है। उनको सिक्कों से तोल रहे हैं और साथ साथ में हमने उनसे 3 सूत्रीय मांगे अपनी रखी हैं, जिसमें हमारी पहली मांगे हैं जो बिजनौर के वासी जो हरिद्वार में रहते हैं, उनके जो बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, उनको अहर्ता के आधार पर उनको प्रेफरेंस मिले, मतलब नौकरी मिले। दूसरा हमने रखा है बिजनौरी विदुर घाट को नामित किया जाए। मतलब रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत एसेट इन्फोटेक लिमिटेड संस्थान ने कंप्यूटर बेसिक कोर्स कार्यक्रम करवाया, जिसके तहत फील्ड टेक्नीशियन और नेटवर्किंग कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही DM मनोज गोयल ने कंप्यूटर कोर्स में सफलता प्राप्त करने वाले 29 युवाओं को सर्टिफिकेट भी दिए, जबकि कोर्स करने वालों को रोजगार भी दिया जाएगा। DM ने कहा कि ये कोर्स सभी युवाओं के लिए फायदेमंद साबित होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एसेट इन्फोटेक संस्था के द्वारा बच्चों को यहाँ पे फील्ड टेक्नीशियन और नेटवर्किंग का एक कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें आज उनको सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। 29 बच्चों ने उसमें उत्तीर्ण किया है, पास किया है और इसी एसेट इन्फोटेक के माध्यम से इनको रोज़गार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि रोज़गार की एक विकट स्थिति है, जिसके अंदर कहीं पे स्किल्स मैच नहीं कर पाते हैं, कहीं पे बच्चों की या जो रोज़गार चाह रहा है उसकी अपेक्षाएं मैच नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण लोग रोज़गार करना चाहते हैं परंतु रोज़गार में शामिल नहीं हो पाते। जब सैया भय कोतवाल तो डर का है, ये कहावत सिद्ध होती है रुड़की वन विभाग अधिकारी और वन माफियों पर। रुड़की रेंज वन विभाग के अधिकारी खुद अपनी सरपरस्ती में वन विभाग के लिप्टस के पेड़ कटवाने में लगे हैं। माफियों के पास जो परमिशन जारी की गई है, उसमें उखड़े हुए पेड़ और सूखे हुए पेड़ों को ले जाने की परमिशन है, पर हैरानी की बात है कि जो पेड़ काटे जा रहे हैं वे बिल्कुल हरे भरे पेड़ है। मामले को देखकर ये मालूम होता है कि वन माफियों की वन अधिकारियों के साथ किसी बड़ी साजिश के तहत खेल खेला जा रहा है। जितने भी रोड साइड के पेड़ हैं, उन सभी को नियमानुसार काटने का कार्य किया जा रहा है, जो कि कोरोना के कारण लेट हो गया था, लेकिन उसे हमने अब उसकी उच्च स्तर से परमिशन आ गई, तो जिसका कार्य हो रहा है। देखा जा रहा है कि जो पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं, जिनमें आप लोगों के द्वारा बहुत सारे पेड़ इस बार भी लगाए गए हैं, लेकिन हरे भरे पेड़ों को कटवाया जा रहा है, क्या कारण है? देखिए, हरे भरे पेड़ों को नहीं काटा जाता है, लेकिन जो खतरनाक हो जाते हैं पेड़, सूख जाते हैं, झुक जाते हैं, या किसी अन्य कारण से जो किसी मानव जीवन के लिए खतरनाक हो जाता है, इन वृक्षों को काटा जाता है। उत्तराखंड में 9वीं से कक्षा 12वीं तक के स्कूलों को खोल दिया गया है। स्कूल स्टाफ छात्र छात्राओं को कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन भी करा रहा है, तो वही स्कूलों में प्रवेश करने पर छात्र छात्राओं की थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है। तो वही कोरोना काल के बीच में भी छात्रों के बीच स्कूल जाने का उत्साह देखा जा रहा है। छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत क्लास में बिठाया गया है। हालांकि पहले दिन स्कूल में कम ही छात्रों की संख्या देखने को मिली।
हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि लॉकडाउन के बाद आज फर्स्ट टाइम स्कूल खुला है और यहाँ पे हमारी थर्मल स्कैनिंग भी हुई है स्कूल में आने से पहले और प्रॉपर सैनिटाइज़र भी कराया गया है और सब सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दे रहे हैं। हम बहुत उत्साहित हैं, आज स्कूल आने के लिए बहुत उत्साहित थे कि हमारे स्कूल खुल रहे हैं और हम प्रॉपर हमारा सैनिटाइज़र किया गया है और हमारे स्कूल में प्रॉपर साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है। हमारी टीचरें हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हैं और हम बहुत खुशी हो रही है कि हमें स्कूल आए हैं आज लॉकडाउन के बाद पढ़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। ऐसा है सर कि पहले तो हमने सारे कमरे जो हैं उनकी साफ़ सफाई हुई है, उनको सैनिटाइज़ किया गया है, गेट पे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, सैनिटाइज़ किया जाएगा और मास्क में होना चाहिए हर बच्चा, टीचर्स भी मास्क में होनी चाहिए, जो नहीं पहन के आएंगे उन्हें मास्क उपलब्ध कराया जाएगा विद्यालय से। 9 से जो 12th है वो 4 घंटे की व्यवस्था की गई है उनके लिए पढ़ाई की, बीच में कोई लंच नहीं होगा उनका। लालकुआ कोतवाली पुलिस ने हल्दू चौड़ में हुई चेन स्नैचिंग की घटना की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने चेन स्नैचिंग की घटना का खुलासा करते हुए बताया कि इस अपराध को अंजाम देने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई चेन और एक बाइक बरामद की है। दरअसल बीते दिनों हल्दूचौड़ क्षेत्र के सिंगल फार्म क्षेत्र में बुजुर्ग से चेन स्नैचिंग की एक वारदात हुई थी, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी के निर्देश पर पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पीआईपी गेट के पास से 3 अपराधियों को एक मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। 31 तारीख की सायं हल्दूचौड़ क्षेत्र में एक महिला पार्वती जोशी की सोने की चेन छीनी गई 3 मोटरसाइकिल सवारों के द्वारा और जब पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की गई तो जानकारी हुई कि ये लालकुआ क्षेत्र में मोटरसाइकिल देखी गई, लोग देखे गए। इसके आधार पर पता रसी सुराग रसी की गई तो इस पर एक मोटरसाइकिल उसमें 3 व्यक्ति जो इसमें गुड्डू पासवान, विष्णु पासवान व अनूप कुमार को गिरफ्तार किया गया। गुड्डू पासवान लालकुआ क्षेत्र के थे और इनके द्वारा अपने घर के आसपास से ही एक मोटरसाइकिल की चोरी की गई और उसमें नंबर प्लेट बदल दी गई। नैनीताल से 22 किलोमीटर दूर भीमताल झील में एक युवक का शव मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला। फिलहाल शव की पहचान पवन प्रकाश के रूप में की गई है, जिसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच में बताई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि शव के साथ एक डायरी भी मिली है जिसमें पैसे की लेन देन की बात कही गई है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। ये हमारी जो हल्द्वानी रोड है, यहाँ पर एक झील है, झील का किनारा है, वहाँ पर एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर मैं माई फोर्स के मौके पर पहुँचा हूँ और शव को हमने झील से निकाल लिया है और इसकी शिनाख्त करने की सर्वप्रथम कोशिश की जा रही है। उसके पश्चात जो भी होगी इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। देखा तो लग रहा है कोविड-19 की तीसरी लहर के खतरे के तहत प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है और उत्तराखंड में अन्य प्रदेश से आने वाले यात्रियों की जांच शुरू कर दी है। वही चिकित्सा प्रभारी जमील अहमद ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कोविड-19 की तीसरी लहर के तहत लगातार 3 महीने बॉर्डर पर थर्मल स्कैनिंग की जांच की जा रही है। बताया कि यात्रियों ने भले ही कोविड-19 का टीकाकरण ले लिया हो, लेकिन उसके बाद भी थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी, जो 72 घंटे तक ही मान्य होगी। बिना जांच के उत्तराखंड में एंट्री नहीं दी जाएगी। जसपुर पर बैठे हैं, ये जसपुर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर अभी तक 26 लोगों की जांच हो चुकी है कोविड-19 की, सैंपल लिए जा चुके हैं। जो कोविड की जांच है लगातार चल रही है। पिछले 3 महीने से हम यहाँ लगातार बैठे हुए हैं, चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात हो, फिर भी यहाँ बैठे हुए हैं जांच के लिए, ताकि तीसरी लहर से बचा जा सके। क्या जनता से तो हमें उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। हर आदमी कह रहा है हमको टीका लग गया है, हम जांच नहीं कराएंगे। और कौन सा रूल है कि आप जांच कर रहे हैं, किसके आदेश से बैठे?
रामपुर जो है। रुड़की मंगलौर कोतवाली के आरके हर्बस आयुर्वेदिक दवाइयों की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई, जिसमें कंपनी में रखी लाखों की दवाइयां जलकर राख हो गई। कंपनी के मालिक राम कुमार का कहना है कि वे किसी कारण फैक्ट्री बंद कर अपने घर चले गए थे। जब उन्होंने आकर देखा तो कंपनी में सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। इधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर देहरादून से है, जहां देहरादून के नवनियुक्त नगर आयुक्त अभिषेक रोहिल्ला ने पदभार संभाला। इस दौरान नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी नवनियुक्त नगर आयुक्त को बधाई देने के लिए पहुंचे। वहीं पदभार ग्रहण कर अभिषेक रोहिल्ला ने अपनी प्राथमिकता गिनवाई। अभिषेक का कहना है कि शहर में स्वच्छता और जल भराव जैसी स्थितियों से निपटना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। बताते चले कि अभिषेक रोहिल्ला 2015 बैच के ISS अफसर है और देहरादून जिले में सिटी मजिस्ट्रेट और अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वहीं रोहिल्ला का कहना है कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसका वो निर्वहन बखूबी करेंगे। प्राथमिकताओं को तय करने के लिए आज हमने एक बैठक भी करी, प्रस्तावित करी आज दिन में। उसके पश्चात तय करेंगे कि जो जो समस्याएं इस समय संज्ञान में लाई जा रही हैं उन पे एक ठोस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। इनमें प्रमुखतः जल भराव की समस्या है, या जो आज कल बारिश के मौसम में डेंगू होने की फैलने की एक संभावना रहती है, उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, साफ़ सफाई की व्यवस्थाओं को कैसे ठीक किया जा सकता है, इन सभी पे चर्चा की जाएगी और उसी के अनुरूप आगे की फिर कार्रवाई क्या करेगी। उधम सिंह नगर में सभी जगह आशा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर धरने पर है, तो वहीं जसपुर स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सभी आशाओं ने अपनी मांगों को लेकर जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर धरना दिया। स्वास्थ्य जमकर नारेबाजी भी की। आशाओं का कहना है कि आशाओं के लिए किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, आशाओं पर अत्यधिक भार बोझ है। आशाओं का आरोप है कि रात को जब हम जच्चा बच्चा लेकर आते हैं तो हमें कमरा तक नहीं दिया जाता है। उनकी मांग है कि जब हम लोगों की सुरक्षा करते हैं तो हमारी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। आशाओं का मानदेय भी बढ़ना चाहिए। वहीं आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की जिला उपाध्यक्ष रीना देवी ने बताया कि पहले भी अपनी मांगों को लेकर धरना कर सरकार को एक तारीख का समय दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी ना ही सरकार और ना ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा आशाओं पर कोई ध्यान दिया गया है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। गया था आशाओं को मृत्यु दल के ऊपर गया, शिशु मृत्यु दल पे, मातृ शिशु दल मृत्यु दल, तो उसमें हमने काम लिया, हम उसी पे रखे गए थे। आज ये हमसे इतना काम बढ़ा रहे हैं कि कोविड में हमारी ड्यूटी लगाते हैं, उसके बाद में हमें वेतन नहीं मिलता है और हमें सर्वे कराते हैं कि आप घर घर जाइए, 2 गज की दूरी बनाइए, उनसे बूझिए, उनके किवाड़ों को मत छुइए, थोड़ा वो मत करिए। हम अपनी जान सुरक्षा न कर करके हथेली पे लेकर के उनके घर पे जाते हैं, उनको सबको डील करते हैं। और आशाओं की यूनियन की जिलाध्यक्ष हूँ और यहाँ पर हमारा आज से धरना चालू है, क्योंकि हमने पहले सरकार को चेतावनी दी थी कि हमारी मांगे हैं, पहली तारीख तक अगर वो पूरी कर देते हैं तो हम ना कोई धरना करेंगे ना कोई हड़ताल करेंगे। उन्होंने हमारी कल तक कोई सुनवाई नहीं की। अब हमारा धरना अनिश्चित काल के लिए है। भारी बारिश से पीपल कोटी के ग्राम पंचायत मठ जडेदा में भारी तबाही हुई है। ग्राम प्रधान द्वारा प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद तहसीलदार और पटवारी ने मौके का जायजा लिया। शनिवार से लगातार हो रही बारिश से ग्राम पंचायत में भारी नुकसान हुआ है। कई मकानों और गौशालाओं को नुकसान भी पहुंचा है। ग्राम प्रधान संजय राणा ने बताया कि उनके द्वारा इसकी सूचना चमोली तहसील प्रशासन को दी गई, जिस पर तहसीलदार चमोली और पटवारी कोडिया महावीर सिंह नेगी ने मौके का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा सड़क खोलने के लिए जेसीबी भेज दी गई है, जिसके द्वारा मोटर मार्ग खोलने का कार्य किया जा रहा है। सावन के दूसरे सोमवार के दिन रुद्रप्रयाग के कई शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली।
त्रियुगी नारायण कोटेश्वर में भक्तों ने जल अभिषेक कर भगवान से मन्नत भी मांगी। सावन का सोमवार भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय होता है, इसलिए इस दिन भगवान शिव का जल अभिषेक किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि भगवान सावन के पूरे महीने अपने ससुराल कनखल में ही निवास करते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन और लोगों का कल्याण करते हैं। मगर इस साल मंदिर प्रबंधक और पुलिस प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए कड़े प्रबंध किए हैं। मंदिर में खड़े हुए हैं और ये सावन का दूसरा सोमवार है। जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं, यहाँ पे सब लोग रूल्स रेगुलेशन का पालन कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ पे मास्क पहन के आए हुए हैं, सैनिटाइजर का भी प्रॉपर यूज़ हो ही रहा है। बाकी यहाँ के पुजारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे माहौल रख रखा है कि सभी लोग अपना अच्छे से दर्शन कर रहे हैं और जा रहे हैं अपने घर के लिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। ये भगवान शंकर की ससुराल है और श्रावण के महीने में भगवान शिव यहाँ पे विराजमान रहते हैं, इसलिए दुनिया के सभी शिवालयों के बनिस्बत दक्षेश्वर महादेव पे गंगा जी का जलाभिषेक करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ पर गंगा जल, दूध, दही इत्यादि भगवान को अर्पित करते हैं। श्रावण के महीने में हर व्यक्ति को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। ये चतुर्मासा भगवान शिव की आराधना का महीना है। भगवान शिव का आराधना जरूरी है, अवश्य ही हर व्यक्ति को करनी चाहिए। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त भारी संख्या में शिव मंदिरों में जाकर भगवान शिव का जल अभिषेक कर रहे हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।